एक आदमी अपनी पत्नी का पीछा करता हुआ वहां पहुंच जाता है जहां वो अक्सर काम किया करती थी। जैसे ही पति उसमें प्रवेश करता है, एक कपड़े की दुकान होती है, तो पत्नी घबरा जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये आखिरकार यहाँ कैसे पहुंच गया। इसी बीच में पति पूछता है कि तुम तो कहती थी कि मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ, लेकिन ये तो कपड़े की दुकान है। जैसे ही पत्नी ने ये बात सुनी, पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, मैं तुम्हें बताने की कोशिश करती हूँ, तुम बस शांत रहो, शोर मत मचाओ। जैसे ही वो शोर मचाने लगता है तो पत्नी को बहुत अजीब लगता है। पत्नी कहती है कि जो दुकान का मालिक होता है कि उससे कहती है कि इन्हें शांत करने की कोशिश करिए, लेकिन पति जो था वो शांत नहीं हो रहा था। दुकान के ऊपर एक और दुकान थी, उस दुकान में वो ऊपर पहुंच जाते हैं और पति को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पति का गुस्सा जो था वो लगातार बढ़ रहा था। इसी बीच में लोहे की एक रड थी जिसे बहुत ताकत के साथ, बहुत जोर के साथ उस व्यक्ति को मारा जाता है, और जैसे ही उस व्यक्ति को लगती है उसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। वो व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है और इन्हें डर जाते हैं। जो दुकान का मालिक होता है वो भी डर जाता है, घबरा जाता है। साथ ही जो उनकी पत्नी थी वो भी डर जाती है कि इसे होश आएगा तो बस बात पुलिस तक पहुंचेगी और मामला फिर जेल अदालत तक पहुंच सकता है। इसीलिए इसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश करना होगा, शांत करना होगा। इसी बीच में एक रस्सी से उसका गला घोट दिया जाता है और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी जाती है, और ये सोचकर कि शायद ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और इसी बीच में वो करते क्या है कि इस लाश को ले जाकर एक बाइक पर रखते हैं, यानी कि एक कट्टे में रखने के बाद, और एक शहर में इधर उधर घूमते रहते हैं ताकि उस लाश को ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन लाश को जब ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे तो लाश को ठिकाना लगाना जरूर पाते हैं, लेकिन पूरी मात्रा में लगा नहीं पाते हैं। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ऐसी महिला जिसको बुढ़ापे में किसी व्यक्ति से इश्क हो जाता है और वो अपने ही इस इश्क को बनाए रखने के लिए अपने ही पति को बहुत बुरी तरह से मौत का घाट उतार देती है। इस घटनाक्रम का खुलासा भी उस दिन होता है जिस दिन क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड का खुलासा होता है। किस तरह से साहिल शुक्ला ने अपनी प्रेमिका, जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है, उसके साथ मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की थी। जब इस हत्याकांड का खुलासा होता है तो लोग जयपुर के इस हत्याकांड और मेरठ के हत्याकांड को आपस में जोड़कर लिंक कर देख रहे थे, कह रहे थे कि लोग अब ये क्या ज़माना चल रहा है, महिलाएं क्या कर रही है, अपने पतियों को किस तरह से बेरहमियों से मौत के घाट उतार रही है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर का है, जो हाईवे पर है। वहाँ पर एक रिंग रोड है और रिंग रोड के पास ही एक नवेटा की पुलिया है। दरअसल एक वाहन यहाँ पर आकर रुकता है और जिस वाहन में एक राहगीर व्यक्ति बैठा हुआ था वो काफ़ी देर से ही कोशिश कर रहा था कि कब वाहन रुके, कब वो इस गाड़ी से उतरे और कब जाकर वो टॉयलेट करे, क्योंकि वो टॉयलेट को लेकर बहुत देर से परेशान था। और यह तारीख है 16 मार्च 2025 की दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास का वाक्य रहा होगा। जब गाड़ी रुक जाती है, राहगीर उतरता है, उतरने के बाद टॉयलेट करने लगता है। जब टॉयलेट कर रहा था तो उसकी नज़र कहीं पड़ रही थी, सामने कुछ ऐसा लग रहा था कुछ जला हुआ चीज़ है, लेकिन एक आदमी का सर जैसा दिखाई दे रहा था। टॉयलेट करने के बाद उसके पास जाता है और पास जाने के बाद जैसे ही उसे देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती है। अब वाहन में जो उसके बाकी साथी लोग थे वो कह रहे थे बड़ा अजीब आदमी है, गाड़ी के अंदर बैठा था तब भी चीख रहा था, अब गाड़ी से बाहर निकला है टॉयलेट करने के लिए तो अभी भी चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आखिरकार इसे हुआ क्या है?
कहीं दिमागी रूप से पागल तो नहीं हो चुका है। लोगों ने जब जाकर देखा तो वो लोग भी चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से एक लाश को देखा था और जिस लाश को वो भारी मात्रा में जल चुकी थी, लेकिन उसका जो सर था वो काफ़ी हद तक ठीक था। इसी बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है और जो यहाँ से सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन लगता है उसका नाम है मुहाना पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है और यहाँ से जो एसएचओ होते हैं उदय सिंह यादव, वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और यहाँ आने के बाद जब जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं, देखते ही प्रथम दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे किसी व्यक्ति की पहले हत्या की गई है और यहाँ से दूर और हत्या करने के बाद लाश को यहाँ लाया गया है और जलाने की कोशिश की गई है, लेकिन पूरी मात्रा से वो जल नहीं पाता है। आखिरकार कौन ये काम करेगा, ये मरने वाला व्यक्ति कौन है? पुलिस के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। इसी बीच में डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है और एमएसएल टीम बुलवाई जाती है, साथ ही ये जांच पड़ताल करने की और आसपास के जितने भी लोग थे यहाँ पर उनसे भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई बताने की स्थिति में था ही नहीं। अब पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था, पुलिस करे तो क्या करे। ये लाश होती है, इस लाश के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि किसी रस्सी से गला दबाकर इसकी हत्या की गई है। अब इस लाश को रखा जाता है महात्मा गांधी हॉस्पिटल के मोर्चरी के अंदर। अब पुलिस ये इस व्यक्ति की जांच कर रही थी, कोशिश कर रही थी। अखबार हो या सोशल मीडिया हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हर जगह ये सूचना वायरल कर दी जाती है कि मरने वाला व्यक्ति कौन है, इसके बारे में पता चल सके, ताकि अगला दिन यानी कि 17 मार्च 2025 को सांगानेर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम देवीलाल होता है, देवीलाल थाने पहुंच जाता है और थाने जाने के बाद कहता है कि मुझे एसएचओ साहब से मुलाकात करनी है। पुलिस वाले कहते हैं कि एसएचओ साहब बहुत ज़्यादा बिजी है, आपको पता नहीं है, आप बताइए हमें क्या बात है। वो बार बार एक ही बात कर रहा था कि मुझे सिर्फ उन्हीं से बात करनी है। जब ये देवीलाल पहुंच जाता है तो वो कहता है कि साहब वो आया है संगनेर और संगनेर में रहने वाले हैं जो उसके चाचा होते हैं, उनकी लगभग 40 साल के आसपास की उम्र रही होगी। नाम उसका धन्ना लाल है और 15 मार्च 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास वो अचानक घर से निकल जाते हैं और घर से निकलने के बाद वो लापता हो जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां हमने अपने चाचा को तलाश नहीं किया, लेकिन चाचा कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। उनके फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ आता है। साहब हमारी मदद कर दीजिए। अब एसएचओ साहब भी सोच रहे थे कि यार क्या करें, पहले ही एक लाश मिली हुई है, ऊपर से ये व्यक्ति आया है। तभी एक सिपाही आता है, कहता है कि साहब ऐसा लग रहा है कि आप अगर कोई दिक्कत ना हो तो जो फ़ोटो हमने वहाँ पर हमारे पास कलेक्ट है, एक बार फ़ोटो दिखा के देख लो, हो सकता है कि इसके चाचा हो। जैसे ही ये एसएचओ के दिमाग में बात आता है, उदय सिंह यादव वो कहते हैं कि देखो हमारे पास कुछ फ़ोटोग्राफ है, आप देखकर बताओ कि तुम्हारे चाचा कहीं ऐसे तो नहीं दिखते हैं। बस उस फोटो को देखने के बाद जो लड़का होता है देवीलाल, वो दहाड़े मार मार के रोने लगता है, चीखने लगता है। पुलिस समझ जाती है कि जिसकी लाश अभी एक दिन पहले मिली है 16 मार्च को 1:30 बजे के आसपास, ये लाश इसी की है, चाचा की है, जिसका नाम धन्ना लाल है, जिनके बारे में पता किया जाता है कि वो मुंडना बस्ती में सब्जी बेचने का काम करते हैं और 15 मार्च 2025 की शाम 4 बजे से वो लापता है। इनसे पूछा जाता है इनके बारे में कोई जानकारी, कोई बात थी तो जुटाने की जब कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि इनकी एक पत्नी है जिसका नाम है गोपाली देवी। इनके 4 बच्चे हैं, 4 में से 3 बेटियां हैं और 3 बेटी में से एक बेटी की शादी हो चुकी है और एक बेटा है। अब घर पर सिर्फ
2 बेटी और 1 बेटा रहता है और पत्नी गोपाली देवी रहती है। जब ये वाली बात सूचना दी जाती है घर परिवार में, खानदान के लोगों को, तो जब लोग आते हैं सीधे पहुंच जाते हैं मोर्चरी में, महात्मा गांधी हॉस्पिटल। और मोर्चरी में जब शव था, उस शव को देखने के बाद सबका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। और सबसे ज़्यादा कोई रो रहा था तो गोपाली देवी रो रही थी और उसके बच्चे रो रहे थे। आखिरकार हम इन्हें काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे और ये मिल ही नहीं पा रहे थे। मिले तो इस रूप में मिले कि अब हमारा क्या होगा, हम किसके सहारे रहेंगे, कुछ इस तरह की बातें थी। पुलिस वाले उन्हें सांत्वना देते हैं, कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस घटनाक्रम का खुलासा कर देंगे। पुलिस अब इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए कई टीम गठित करती है और टीम गठित करने के बाद ये कोशिश करती है कि कम से कम समय में इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। पुलिस ने उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें खंगालना शुरू किया, क्योंकि आसपास के लोगों से बातचीत तो कर चुके थे, वहाँ से कोई क्लू मिल नहीं रहा था। और एक बाइक थी और एक बाइक जो कि लगातार चक्कर काट रही थी। एक बाइक पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसने अपने हेलमेट लगाया हुआ था, बीच में कोई भारी सी चीज़ रखी हुई थी और एक सफ़ेद रंग के कट्टे में, जो कि प्लास्टिक का कट्टा होता है, उसके पीछे एक महिला है। महिला ने एक बड़ा सा घूंघट किया हुआ था और ये कौन है इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है। दरअसल किसी ने कहा कि ये बार बार चक्कर काट रहे थे, इनका चक्कर काटने का मामला समझ में नहीं आ रहा है, तो ये रास्ता भटके हुए थे या फिर कोई और वजह है, क्योंकि उनके चेहरे तो दिखाई नहीं रहे थे। बाइक था, बाइक पर नंबर आता है और नंबर से पता चलता है कि आखिरकार ये जो बाइक है वो किसके नाम से है। तो पता चलता है कि ये बाइक सागनेर में एक कसीदों वाली गली, और कसीदों वाली गली में एक श्री श्याम फैशन के नाम से एक दुकान है और दुकान का एक मालिक होता है जिसका नाम दीनदयाल कुशवाहा होता है। उम्र उसकी 30 साल के आसपास होती है। पुलिस सबसे पहले इसी के पास पहुंचती है क्योंकि यही एक प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस के पास कोई ऐसी लीड मिल ही नहीं रही थी और ये घटनाक्रम भी कुछ ऐसा था पुलिस के लिए जैसे क्या भूसे के ढेर से सुई को तलाश करना। ये अंधा कत्ल था, किसने किया, क्यों किया, पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश करना चाह रही थी और इसके लिए लगातार कोशिश कर रही थी। पुलिस की जो टीमें थी वो कई टीमें अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही थी। आखिरकार बाइक पे सवार जो था वो मिल जाता है और इससे पूछा जाता है कि तुम्हारे जो बाइक के पीछे एक महिला बैठी हुई थी वो कौन थी, उसका नाम बताओ। तो शुरू होता है इधर उधर की बातें बताने लगता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पेश आती है तो वो बताता है कि उस महिला का नाम गोपाली देवी है। पुलिस वाले गोपाली देवी का नाम सुनकर थोड़ा सन सा रह जाते हैं। सन इसलिए रह जाते हैं क्योंकि ये नाम पहले भी सुन चुके थे। दरअसल ये नाम था धन्ना लाल की पत्नी गोपाली देवी का। अब गोपाली देवी का नाम तो वो पूछते हैं कि वो कहाँ है, उनसे मुलाकात करनी है। तो पुलिस जब इन पर जो दुकान का मालिक होता है दीनदयाल कुशवाहा, इस पर जब दबाव बनाना जाता है तो आखिरकार उस महिला को बुला लेते हैं और महिला जब सामने खड़ी होती है तो पुलिस वाले देखकर और भी हैरान हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये तो रो रही थी 2 दिन पहले और खूब ज़्यादा रो रही थी और अपने पति के अचानक गायब होने से उसके बाद उसकी लाश मिलने के लगातार वो रोई चली जा रही थी और यहाँ वो बाइक पे पीछे बैठी हुई है। आखिरकार ये वाली बात तो उसने जिक्र नहीं किया कि जिस वक्त उसका पति गायब होता है उसी वक्त वो बाइक पर चक्कर काट रही थी। इसके बाद से उससे पूछा जाता है तो वो कहती है कि साहब मैं तो इनके यहाँ दुकान पर काम करती हूँ। क्या काम करती हो? तो जब इस तरह के सवाल जवाब पुलिस ने करना शुरू किया तो पुलिस ने जब टेढ़े मेढ़े सवाल किए, टेढ़े मेढ़े सवालों का सीधे सीधे आंसर
आ नहीं रहा था, तो पुलिस को यहाँ से कुछ शक होने लगता है और पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया तो महिला कहने लगती है कि साहब, ये कहानी शुरू होती है अब से लगभग 5 साल पहले। 5 साल पहले इसकी मुलाकात होती है जिस व्यक्ति से जिसका नाम दीनदयाल कुशवाहा होता है। मुलाकात होती है, मुलाकात होते ही प्यार हो जाता है और ये दोनों इतने नज़दीक आ जाते हैं, ऐसे रहने लगते हैं कभी कभार जैसे पति पत्नी की तरह। और इसे मौका मिलता है तो वो कहता है कि तुम मेरी दुकान पे ही क्यों ना काम कर लेती हो। यानी कि श्री श्याम फैशन पर काम, नीचे दुकान होती है, ऊपर मकान जैसी स्थिति होती है। वहाँ कहीं नहीं रुकने वाला था, ना कोई टोकने वाला था। जब चाहो जब उसके साथ हो अपना वक्त बिता सकता था, संबंध बना सकता था, कोई भी रोक नहीं था, कोई टोक नहीं था। लेकिन जो पति था धन्नालाल, उसको शक होने लगता है कि उसकी पत्नी इतना ज़्यादा खुश रहती है, वो रोज़ के रोज़ तैयार होके कहीं जाती है। जब उससे पूछा जाता है तो बताती है कि वो फैक्ट्री में काम कर रही है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है और घर में झगड़े भी होने लगते हैं और वो बार बार अपनी पत्नी से पूछता है, क्योंकि वो अपना काम छोड़ना नहीं चाहती थी। सब्जी बेचा करता था और जो सब्जी बेचने का एक निश्चित टाइम होता है, दुकान खुलेगी, ग्राहक आएगी, तो वो अपना काम नहीं खराब करना चाहता था। और एक बार पत्नी का पीछा करता है और करते करते पीछा 12 मार्च 2025 की शाम 4 बजे आखिरकार वो उसी दुकान पर पहुंच जाता है जिस दुकान पर, यानी कि श्री श्याम फैशन पर वो काम करती थी। अंदर जैसे प्रवेश करता है, पत्नी घबरा जाती है, डर जाती है और वो यहाँ पर आकर गुस्से में भनक जाता है और इतना गुस्सा करता है कि तुम तो कहती कि मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ और यहाँ कपड़े की दुकान पर हवस होने कुछ ज़्यादा होने लगती है। उसे वो प्यार से पुचकार कर, दुलार कर किसी तरकीब से ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं जो दुकान के ऊपर होता है और वहां जाने के बाद समझाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो शांत नहीं हो रहा था तो ऐसे एक लोहे की रड पूरी ताकत के साथ धन्नालाल के सर में मारी जाती है। जैसे ही उसको रोड लगती है वो फर्श पर गिर जाता है और फर्श पर गिरते ही वो तड़पने लगता है। इसी बीच मौका पाते ही वो दोनों फैसला लेते हैं कि इसका तो काम तमाम कर ही देते हैं, क्योंकि ये रहेगा जिंदा तो हम कभी मिल नहीं पाएंगे। लेकिन वो भूल रहे थे कि ये कर जो रहे हैं वो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। लेकिन उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी, ना उस महिला को इस बात की कोई फिक्र थी। उसके 3 बच्चे होते हैं, उनकी कौन देख रेख करेगा, उनको ना इस बात की फिक्र थी। वो भविष्य में जेल भी जा सकती थी। हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। अब ये फैसला लेते हैं कि क्यों ना इस लाश को ठिकाने लगाया जाए। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसकी लाश को प्लास्टिक के कट्टे में रखा जाता है और कट्टे में रखने के बाद एक तरह से पैक कर देते हैं और बाइक पे बीच में रखते हैं। आगे प्रेमी होता है, पीछे खुद बैठती है और बीच में उसका पति होता है और ये बाइक लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि अभी उजाला था, अभी पूरी तरह से अंधेरा हुआ नहीं था। आखिरकार बाइक इधर से उधर घूमती रहती है। करीब 5 किलोमीटर तक सफ़र ये घंटों में तय करते हैं और घंटों में तय करने के बाद ये पहुंच जाते हैं जयपुर हाईवे के किनारे एक नवेटा की पुलिया में। और नवेटा की पुलिया के पास ले जाने के बाद वो एक खाई सी है, वहाँ पर जाके सब रखते हैं और उसके ऊपर ज्वलनशील कोई पदार्थ, जैसे बताया जाता है पेट्रोल वगैरह डाला जाता है और भारी मात्रा में डाला जाता है। लेकिन जब उसकी लपेटे में वो ज़्यादा उठने लगती है तो इन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि पकड़े जाए और वो वहाँ से भाग जाते हैं। पूरी तरह से सब नहीं जल पाया था, चेहरा उसका दिख रहा था, साफ सुथरा था और एक राहगीर की नज़र जब पड़ती है तो आखिरकार कातिलों तक पुलिस कड़ी मकसद के बाद पहुंच जाती है और घटनाक्रम का खुलासा करती है। तो पता चलता है कि 4 बच्चों की मां, जिसकी उम्र 40 साल है, 10 साल छोटे एक व्यक्ति से आशिकी करने लगती है, उसके साथ अवैध संबंधों में थी और पति इस बात का विरोध करता था
इसी बात को लेकर झगड़ा होता था और इस घटनाक्रम का खुलासा उसी दिन होता है जिस दिन क्या मेरठ में जो सौरभ राजपूत होता है उस हत्याकांड का खुलासा होता है कि किस तरह से सौरभ राजपूत की हत्या उसकी पत्नी ने, मुस्कान रस्तोगी जो होती है, उसने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। और आज हत्या करने के साथ उसके शव के टुकड़े टुकड़े करने के बाद ड्रम में लाया जाता है, उसके अंदर जो लाश को रखा जाता है, रखने के बाद पैक कर देते हैं और 13 दिन के लिए शिमला मनाली या अलग अलग जगहों पर घूमते हैं, त्यौहार भी मनाते हैं, होली का पर्व भी मनाते हैं, बर्थडे भी मनाते हैं। और वो इधर उधर घूम रहे थे और 18 तारीख को जब 17 को वो वापस लौट कर आते हैं, जब लड़की अपनी माँ के पास पहुंचती है तो आखिरकार 18 मार्च को ये थाने पहुंचते हैं ब्रह्मपुरी में और इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। एक तरफ तो ये मेरठ का कांड का खुलासा हो रहा था, दूसरी तरफ जयपुर की मुहाना में इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार आज इस समाज में महिलाएं किस ओर जा रही, अपने पति को किस तरह से गम हत्या करती है, वो भी बहुत भयानक रूप में उस मौत के घाट उतार देती है और ये सोचकर कि शायद कभी खुलासा नहीं होगा। लेकिन पुलिस जब अपनी ही पे आ जाती है तो पुलिस पूरी ईमानदारी की जांच पड़ताल करती है। तो कातिल या अपराधी कितना ही शातिर किस्म का क्यों ना हो, वो पकड़ा ही जाता है। और ऐसा भी होता है, गोपाली देवी पकड़ी जाती है, उसका प्रेमी भी पकड़ा जाता है, दीनदयाल कुशवाहा, और फिलहाल वो जेल में है और उनके खिलाफ पुलिस चार्जशीट लगाकर कम से कम समय में इन्हें सज़ा दिलाने की कोशिश करेगी। लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है, 2 बेटियां और 1 बेटा जो घर पर हैं, उनकी परवरिश कैसे होगी, कई तरह के सवाल उनके ऊपर भी खड़े हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आज के दौर में जिस तरह से ये लगातार रिश्तों का कत्ल हो रहा है, वो भी भयानक रूप में हो रहा है, इस बात की चर्चा ना केवल इंडिया के अंदर है बल्कि पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा फैल गई है कि आखिरकार इंडिया में महिलाएं क्या कर रही, क्या नहीं कर रही है। थोड़ा सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत है। अभी ओरिया में भी इस तरह की हत्याकांड हुआ, मेरठ में भी हत्याकांड हुआ, जयपुर में हत्याकांड हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई तो एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।